बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले क्रोमेटोग्राफ़ी के बारे में पढ़ा था, तो वो मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफ़ी एक टेक्निक ऑफ सेपरेशन है इन विच इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सिंपल मिक्सचर इन विच सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन टू फेजेज़, मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। फिर उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफ़ी जो है उसकी ये वर्ड जो क्रोमेटोग्राफी है ये क्रोमाटास से निकला, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है कलर राइटिंग। तो फिर हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें स्टेशनरी फेज़ क्या होती है, मोबाइल फेज़ क्या होती है। स्टेशनरी फेज़ वो होती है जो मूव करती है, वो रुकी रहती है, साकिन हालत को कहते हैं, फेज़ हालत को कहते हैं। तो मोबाइल फेज़ वो होती है जो मूव करती है। तो इसको हमने डिफ़ाइन इस तरह किया था कि स्टेशनरी फेज़ वो है फेज़ ऑन विच मोबाइल फेज़ मूव्स इज़ कॉल्ड स्टेशनरी फेज़। और मोबाइल फेज़ को हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि फेज़ विच मूव्स ऑन द स्टेशनरी फेज़ इज़ कॉल्ड मोबाइल फेज़। फिर इसमें क्रोमेटोग्राफ़ी की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो उसमें एक था एडजर्शन क्रोमेटोग्राफ़ी और दूसरा था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफ़ी। एडजर्शन क्रोमेटोग्राफ़ी में हमने पढ़ा था कि ये काइंड है क्रोमेटोग्राफ़ी की जिसमें स्टेशनरी फेज़ सॉलिड होती है और सॉल्यूट या कंपोनेंट्स जो हैं आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्टेशनरी फेज़। फिर हमने पढ़ा था दूसरी टाइप इसकी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वो टाइप है क्रोमेटोग्राफी की इन विच स्टेशनरी फेज इज़ लिक्विड एंड कंपोनेंट आर सॉल्यूट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेशनरी फेज़। तो ये हमने उसमें पढ़ा था। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट रेशो है of concentration of component in the mobile phase and concentration of component in the stationary phase। जिस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन की रेशो मोबाइल फेज़ में ज़्यादा होती है तो वो ज़ाहिर है मोबाइल फेज़ उसको ड्रैग करके खींच के आगे ले जाएगी और वो आगे चला जाएगा, वो ज़्यादा नीचे वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम असेंडिंग पढ़ेंगे उसमें क्रोमेटोग्राफी में, या अगर वो डिसेंडिंग है जैसे चाक में है तो वो नीचे आ जाएगा। और जिस क्रोमेटोग्राफी में जिस कंपोनेंट की वैल्यू के की वैल्यू कम होगी तो वो ज़्यादातर मोबाइल फेज़ में तो नहीं जाएगा, वो ज़्यादातर स्टेशनरी फेज़ में रहेगा। ये हमने पढ़ लिया है। फिर मैंने आपको बताया था पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसकी एक पीसी जो है पीसी मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो ये एक काइंड उसी में आगे उसकी टाइप है क्रोमेटोग्राफी की। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि इट इज़ काइंड ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप्स आपने पढ़ी हैं, एक एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक पार्टीशन। तो इट इज़ काइंड ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन द पेपर इज स्टेशनरी फेज। हर पेपर के अंदर पानी मौजूद होता है। ये जो आम पेपर आप लिखते हैं, बुक का पेपर है, इसमें भी 4 से 8% तक वाटर है। फ़िल्टर पेपर में थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था कि पेपर ऐसे नहीं बनता, लकड़ियाँ काट के या मुख्तलिफ जो भी उसके रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे वो चीज़ें बनाते हैं उनको उनके अंदर केमिकल सोडियम सल्फाइड डाल के और NaOH डाल के तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, पकाते हैं, जिस तरह आप सालन पकाते हैं या जिस तरह मैदा एक हंडिया का काम करता है, उसमें आपका वो खाना जो खाते हैं वो पकता है और फिर वो जाके खून में तब्दील होता है। ऐसे तो नहीं हो जाता। तो उसकी पहले वो स्लरी बनती है, वो डाइजेस्ट होता है, फिर डाइजेस्टर के अंदर वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसमें 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। फिर उसमें उसके बाद फिर उसमें से पेपर वो पानी को थोड़ा अलग करते हैं, वो रूलर्स के पास होता है जो भी है। तो वो जब पल्प बनता है तो फिर पेपर मेकिंग मशीन में जाके वो पेपर बनता है, तो उसमें पानी मौजूद होता है। तो लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन द पेपर इज स्टेशनरी फेज। इन क्रोमेटोग्राफी सॉल्वेंट इज़ अ पूल। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या है, इन पीसी जो है सॉल्वेंट इज़ अ पूल। अब मैंने एक ये मिसाल दी है आपको, आपने ना एक बीकर ले लेना है, बड़ा बीकर। अगर बेहतर तो यही है कि ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक होते हैं, इसके लिए क्रोमेटोग्राफी के लिए हमारी लैब में पड़ा हुआ है, तो आपको दिखा दूंगा वहाँ पे। बल्कि ये आपने अब प्रैक्टिकल इस साल तो ख़त्म हो गए हैं कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो ज़िंदगी रही तो फिर कभी जो है आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको ये दिखा देंगे। ये सारी चीज़ें अवेल हैं, हमारे पास पड़ी हैं। ये आपके पास एक ये गिलास का बना हुआ या ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। इसके अंदर ये दो तारें लगी होती हैं, इनको बोलते हैं क्लिप। तो इसके ऊपर ये एक कवर है जिससे आप ढांप कर रख देते हैं। आप यूँ समझ लें कि ये एक बीकर है, बीकर ही समझ लें।
आपने सबसे पहला, हाँ, इसमें जो सॉल्वेंट जब लेते हैं तो सॉल्वेंट जैसे तालाब बन जाता है, आप पानी खड़ा हो तालाब में तो आपको नज़र आता है कि वो मछलियाँ तैर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो तालाब बन गया आपका। तो जब आप सॉल्वेंट लेते हैं तो वो सरफेस के ऊपर एक पूल सा बना देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन पीसी, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट इज़ अ पूल एट द बॉटम ऑफ वेसल। वो वेसल जिसमें आपने वो क्रोमेटोग्राफिक टैंक या बीकर या जो भी गैस जार जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सॉल्वेंट एक पूल बना देता है एट द बॉटम, एक तालाब, पूल कहते हैं तालाब को, एट द बॉटम ऑफ अ वेसल, एक बर्तन के बॉटम के ऊपर, इन विच फिल्टर पेपर इज सस्पेंडेड। इसमें हमने फिर फिल्टर पेपर ये सस्पेंड करना होता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। वेज ऑफ कैरिंग पीसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी को कैरी करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि जैसे ये आपने पेपर लटकाया है तो सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए एस्पायर कर लेते हैं पानी को और साथ मिनरल्स और सारा कुछ लेके जाते हैं, तो एस्पायरेशन हो जाती है। इसी तरह से ये कैपिल रिएक्शन के ज़रिए, इसमें छोटे छोटे पेपर में सुराख होते हैं, कभी आप इंक फैले पेपर पे डालें तो वो फैल जाएगी इर्द गिर्द, तो असल में वो कैपिल रिएक्शन के ज़रिए आगे मूव करती है। तो ये सॉल्वेंट ऊपर राइज करेगा, तो ये असेंडिंग है, ऊपर जा रहा है, जिसमें सॉल्वेंट ऊपर जाए ये असेंडिंग वे कहलाएगा। एक ये है कि आप कोई ऐसा वो स्पेशल जो है वो बना हुआ है कंटेनर वेसल है, तो उसकी बॉटम में आप इस फिल्टर पेपर को वो फिक्स कर देते हैं, तो सॉल्वेंट ग्रेविटी से नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग, नीचे उतरना, डिसेंड होता है नीचे आना। एक ये भी है कि सर्कुलर या रेडियल, तो रेडियल क्या होता है कि आप फिल्टर पेपर को ऐसे यूं गोल ये काट लेते हैं और फिर सॉल्वेंट है इसकी साइडों पे अप्लाई करते हैं, वो अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, ये सर्कुलर या रेडियल कहलाएगा। तो ये 3 टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर ऑफ असेंडिंग वे ऑफ पीसी पढ़ेंगे। पेपर पीसी मैंने लिखा, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का एब्रीविएशन है, पीसी लिख देंगे समझ जाएगा आदमी जो भी कर रहा है पेपर मार्किंग। तो आपने पहला काम ये करना है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यूजली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आमतौर पे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मसलन अल्कोहल और एसीटोन और एक और 2 सॉल्वेंट और मिक्स करके तो उनको ले लेते हैं। आमतौर पे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी कार्बन के कंपाउंड्स का जो सॉल्वेंट होता है वो ऑर्गेनिक कहलाता है। तो यूजली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपसे कि जो आप सॉल्वेंट लेते हैं वो ज़्यादातर क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये याद रखना है आपने। इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक, तो आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर ये आपके पास टैंक है, इसको हम बोलते हैं CT, ये जगह ज़्यादा नहीं है, मैं एब्रीविएशन लिख देता हूँ, क्रोमेटोग्राफिक टैंक, मैंने CT लिख दिया है, ये उसकी वो है, इसको हम बोलते हैं। तो सॉल्वेंट आपने इसके अंदर ले लेना है, यूजली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अब इसको खुला नहीं छोड़ना, खुला छोड़ेंगे तो क्या है, अल्कोहल तो उड़ जाएगा, आप इतने में पेपर काटते रहेंगे या आप बाकी काम करते रहेंगे, इतने में अल्कोहल गायब हो जाएगा, तो नया डालना पड़ेगा, तो ये तो फिर ज़्यादा ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है ऐसा। इसको आपने कवर करके रखना है, ऊपर से ढकना दे देना है, एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि जब ये कवर करके रखेंगे तो वो जो अंदर सॉल्वेंट लिया है आपने वो सारा उड़ेगा, उसके जो वेपर हैं वो सारे इसके अंदर फैल जाएंगे, तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो होमोजिनाइज हो जाएगा, यानी हर तरफ वेपर बराबर फैल जाएंगे। अगर इस तरह नहीं करेंगे कि आप वो फ़ौरन सॉल्वेंट लिया, कवर नहीं करके रखा और उसमें फ़िल्टर पेपर लटका दिया है, तो वो फिर उसको कवर करके रख देते हैं, तो उसमें ये होगा कि वो सारा अंदर वाला होमोजीनियस जो उसका एटमॉस्फेयर है वो एक जैसा तो है नहीं, यकसा तो है नहीं, तो फिर उसका ये नुकसान होगा, ये सॉल्वेंट ऊपर जब जाएगा तो इस तरह से है, ये मैं यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सॉल्वेंट है ये नीचे आपने लटकाया हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो कहीं से तो ऊपर राइज कर जाएगा, कहीं नीचे रह जाएगा, इस तरह करके वो पीक सी बन जाएंगी, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। इसलिए आपने कवर इट, इसको कवर करके रख देना है, टू होमोजिनाइज, होमोजिनाइज होता है यकसा करना, इट्स इनर एटमॉस्फेयर, इसका जो अंदरूनी माहौल है उसको यकसां करने के लिए आपने इसे कवर करके रख देना है, इट्स इनर एटमॉस्फेयर। अब इधर से आप फारिग हो गए, अब एक फ़िल्टर पेपर का रोल है आपके पास, आपने नाइफ़ के ज़रिए, चाकू के ज़रिए, छुरी के ज़रिए, कोई भी आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कट अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप काट लेनी है। स्ट्रिप कहते हैं जैसे ये आपकी पेपर बना लें तो उसमें जो उसकी स्ट्रिप आप बना लेते हैं, स्ट्रिप कहते हैं पट्टी को, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, आपने फ़िल्टर पेपर की पट्टी काट लेनी है, स्ट्रिप काट लेनी है 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिसकी 20 सेंटीमीटर वो लंबाई है। ये जैसे ये मैंने दिखाया है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक छोटी सी स्ट्रिप आपने निकाली है, इसकी पैमाने से मैयर कर लें बेशक या अंदाजे से ले लें, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब ये हो गया,
इसके बाद आपने ये करना है कि एक लेड पेंसिल ले लेनी है, लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल जिसको आप कहते हैं, लेड का जिसमें सिक्का होता है, ये दूसरी नहीं है बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट नहीं, पेंसिल। आपने लेड पेंसिल ले लेनी है और इसके एक सिरे से थोड़ा सा छोड़कर, वो कितना छोड़ना है आपने, 2.5, ये मैंने लिखा 2.5, 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर आपने एक लाइन लगा लेनी है। ये हमने लाइन लगा ली, ये तो यही मैंने लिखा है कि मार्क अ लाइन विद लेड पेंसिल 2.5 सेंटीमीटर अबव वन एंड, एक सिरे पे। और फिर इसमें ये करना है आपने, मेक अ स्पॉट ऑफ सैंपल मिक्सचर ऑन दिस लाइन। आपके पास सैंपल मिक्सचर है, ये दिया हुआ है आपको, मसलन 2-3 इंक्स इसमें डाली हुई हैं, मिक्सचर बनाया हुआ है, कोई और है जो भी इसमें चीज़ें मिक्स की हुई हैं, कलर कंपोनेंट्स मिक्स किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, एक ड्रॉपर ले लेना है, ड्रॉपर ना हो तो गिलास राड ले लें, लैब में से एक शीशे की नली सी ले लें। तो उसको क्या करना है कि आपने इसके अंदर डालेंगे तो उसके अंदर वो फिल, या पिपेट ले लें, कुछ भी ले लें आप, आपने इसके अंदर डालना है तो वो थोड़ा सा इसके एंड पे लग जाएगी वो जो मिक्सचर है, तो उसको आप यहाँ ऊपर लेके आएंगे तो वो एक ड्रॉप नीचे गिर जाएगा। जब ये नीचे गिर जाए यहाँ पे आपने स्पॉट बना देना है। तो यही मैंने लिखा है कि मेक अ स्पॉट, एक दाग बना दें, स्पॉट कहते हैं दाग को। आप सैंपल मिक्सचर, जो सैंपल मिक्सचर है जिसको आपने वो सेपरेट करना है, क्रोमेटोग्राफी में परफॉर्म करना है, जिसको आप सैंपल मिक्सचर ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर उसका एक स्पॉट बना देना है, एक दाग बना देना है। अब ड्राई इट, इसे खुश्क कर लेना है, थोड़ी सी धूप में रखेंगे या वैसे लेके खड़े हो जाएंगे तो खुश्क हो जाएगा। कितनी देर लगनी है, 5 मिनट में खुश्क हो जाएगा, 2 मिनट में। ड्राई इट, फिर 7 पॉइंट सस्पेंड इट, इसे लटका देना है, उल्टा नहीं लटकाना, सीधा लटकाना है, ठीक है, उल्टे नहीं होते। वो क्या, इसको ये नहीं करना कि वो जो स्पॉट है वो ऊपर चला जाए, वो प्रोसीजर है उसका। सस्पेंड इट इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक, क्रोमेटोग्राफिक टैंक में, सो डैट इम्प्रिग्नेटेड एंड, इम्प्रिग्नेशन क्या होता है, इम्प्रिग्नेटेड होता है लोडेड, जिसके ऊपर आपने स्पॉट बनाया हुआ है। मसलन ये इम्प्रिग्नेट नहीं है, इस पे स्पॉट बनाया हुआ है, तो वो एंड जिसके ऊपर आप स्पॉट लगाएंगे वो कहलाएगा इम्प्रिग्नेटेड एंड, यानी उसको आपने लोड किया हुआ है। लोडेड भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोडेड एंड लिख लें। इम्प्रिग्नेटेड एंड डिप्स 5 to 6 मिलीमीटर इन द सॉल्वेंट, 5 to 6 मिलीमीटर कितना होता है, आधा सेंटीमीटर, यानी जस्ट उसको टच कर रहा हो, वो जो स्पॉट है वो उसके अंदर है, नहीं डूबना चाहिए। अगर ये स्पॉट डूब जाएगा तो ये आपका फिर कंपोनेंट तो इधर ही ख़त्म हो गया, वो तो ऊपर जाएगा किस तरह, उसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ये स्पॉट इसमें, ये मैंने देखे इसका सस्पेंड इस तरह से किया है कि वो लाइन जो आपने लगाई थी जिसके ऊपर वो स्पॉट था, वो डिप नहीं किया उसने सॉल्वेंट में, वो ऊपर मौजूद है। सो डैट इम्प्रिग्नेटेड एंड डिप्स 5 to 6 मिलीमीटर इन द सॉल्वेंट, वो 5 से 6 मिलीमीटर तक सॉल्वेंट में। ड्राई इट, इसे खुश कर लिया। सस्पेंड इट, यानी ये जो फिल्टर पेपर है जिसको आपने वो स्पॉट जिस पे बनाया है, सस्पेंड इट इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक सो डैट इम्प्रिग्नेटेड एंड डिप्स 5 to 6 मिलीमीटर इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिप होना चाहिए। अब व्हेन सॉल्वेंट राइजेज अप टू, अब सस्पेंड करेंगे तो मैंने आपको बताया पौधे अपनी जड़ों से नहीं खींच लेते ऊपर, वो पानी जो है एस्पायर कर लेते हैं कैपिलरी एक्शन के ज़रिए। इसी तरह से ये वो सेलुलोजिक मटेरियल में कैपिलरी एक्शन पॉसिबल है, उसमें सुराख होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये फिल्टर पेपर ऐसा ऐसा सॉल्वेंट जो है ये ऊपर राइज करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये मैंने वैसे उधर बनाया भी है, ऊपर राइज कर जाएगा, ऊपर जाएगा सॉल्वेंट। जब इसके यानी 3/4 हिस्सा, उसको हम ये कहेंगे कि 75% इसकी लंबाई, अंदाजे से अगर 3 हिस्से उसके कवर हो जाएं, एक इतना तो पता चल ही जाता है, इतना विजन आप रखते हैं, ये पैदा करें अपने अंदर। तो सस्पेंडेड इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक सो डेट इम्प्रिग्नेटेड एंड डिप्स 5 to 6 मिलीमीटर इन द सॉल्वेंट। व्हेन सॉल्वेंट राइजेज अप टू 3/4, यानी 3/4, 75% मैंने लिख दिया, ये बनता है ऑफ लेंथ ऑफ फिल्टर पेपर। जब वो फिल्टर पेपर की 75% लेंथ को कवर कर ले, उस तक वो राइज कर जाए, चला जाए, उसका चढ़ जाए उस पर, तो फिल्टर पेपर तो लेंथ ऑफ फिल्टर पेपर, रिमूव इट, आपने वहाँ से इसे बाहर निकाल लेना है, रिमूव कर लेना है। ढकना उठाएं और इसको बड़े वो प्यार से और बड़े एहतियात से इसको निकाल दें, तो ठीक है, बाहर आ जाएगा, नीचे ना गिरने दें। क्लिप को थोड़ा सा, वो क्लिप के अंदर फंसाया हुआ है आपने, तो उसमें से वो निकल जाएगा। अब फिल्टर पेपर रिमूव है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसके ऊपर अब ये वो उस तरह नहीं है फिल्टर पेपर जिस तरह आपने खाली किया था। अब ये देखें, ये मैंने नीचे लिखा है, ये रिमूव करने के बाद है, वो लाइन मौजूद है जिसके ऊपर आपने स्पॉट बनाया था, लेकिन उसके वो कंपोनेंट नहीं है, वो दाग नहीं है, वो स्पॉट नहीं है, वो किधर चला गया है। उसके अंदर मसलन 2 इंक्स थी, एक ब्लू थी, एक मैं ये नीचे मार्क करके लिख देता हूँ, सपोज ये ब्लू इंक है,
ये ब्लू कंपोनेंट था और ये रेड था, मैंने आर लिख दिया रेड पूरा लिखने की बजाय। तो वो दोनों कंपोनेंट, रेड ऊपर चला गया, ब्लू नीचे रह गया, क्योंकि ब्लू को स्टेशनरी फेज ने ज़्यादा खींचा है और रेड को उसने कम खींचा है। वो सॉल्वेंट के साथ उसकी कह लो कि अफिनिटी या उसकी लविंग या उसकी सॉल्युबिलिटी कह लें वो ज़्यादा थी, इसलिए सॉल्वेंट उसे ड्रैग करके, खींच कर, उठा कर, सवार करके ऊपर लेके चला गया, तो वो दूसरा नीचे रह गया, ब्लू नीचे रह गया। तो ये जितने उसमें कंपोनेंट्स होंगे, कलर कंपोनेंट्स, वो सारे अलग हो जाएंगे, ब्लू नीचे रह जाएगा, रेड ऊपर चला जाएगा। तो ये अब मैंने बताना आपको ये था कि ये पैटर्न ऑफ कलर बड़ा खूबसूरत सा, उसके ऊपर एक पैटर्न बन जाएगा, एक कह लो कि वे या एक तरीका सा उसके ऊपर बन जाएगा, उसमें कलर अलग-अलग नज़र आना शुरू हो जाएंगे और बड़े खूबसूरत लगेंगे। इसको हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राम। इस अब फिल्टर पेपर नहीं रहा, अब परफॉर्म करने के बाद ये फिल्टर पेपर स्ट्रिप नहीं कहलाएगी, इसके ऊपर एक तस्वीर आ गई है उन कलर्स की जिनको वो सेपरेशन इसने की है, तो ये कहलाएगी क्रोमेटोग्राम। मैंने यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी है। पैटर्न ऑफ कलर, पैटर्न कहते हैं तरतीब को, अरेंजमेंट को। पैटर्न ऑफ कलर्स, वो जो कलर्स का उस पर पैटर्न है, एक ख़ास उसके ऊपर जो है वो तरतीब सी आ गई है, ऑब्टेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, वो फिल्टर पेपर स्ट्रिप के ऊपर आफ्टर परफॉर्मिंग पीसी को परफॉर्म करने के बाद फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पे जो कलर्स की एक अरेंजमेंट आ गई है, एक पैटर्न हमें हासिल हुआ है, इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ये कहलाता है क्रोमेटोग्राम। अब व्हेन कंपोनेंट्स, बाज़ बात ऐसे होता है कि कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहे होते, तो फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे करना पड़ता है, जैसे H2S है या और कोई डिफरेंट केमिकल, या कोई उसका ये तो रिएक्ट कर लेगा केमिकली उसके साथ, कोई जैसे लेड है तो लेड सल्फाइड बना देगा, उसका कलर होता है ब्लैक। और या फिर उसे एक सम टाइम फिजिकल मेथड से हीट करना पड़ता है, यानी जिसमें कोई केमिकल नहीं डालते, कोई उसे फिजिकल मेथड से उसको हीट वगैरह करके। तो व्हेन कंपोनेंट्स आर कलरलेस, जब वो कलरलेस हों, डेवलप क्रोमेटोग्राम। आपने इसे लाजमी बनाना है। कैसे बनाना है? बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से भी इसको डेवलप कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और केमिकल मेथड, या किसी केमिकल मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्प्रे कर दें इसके ऊपर केमिकल, और बाय द केमिकल मेथड। पैटर्न ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन फिल्टर पेपर स्ट्रिप आफ्टर परफॉर्मिंग पीसी या पेपर क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। व्हेन कंपोनेंट्स, ये क्रोमेटोग्राम है आपका, ये जो नीचे आया है। व्हेन कंपोनेंट्स आर कलरलेस, अगर कंपोनेंट्स हों कलरलेस, उनका कलर ना हो, तो डेवलप क्रोमेटोग्राम, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो डेवलप क्रोमेटोग्राम, इसको डेवलप करें बाय फिजिकल मेथड्स और बाय द केमिकल मेथड्स। ये अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये जाना है। अब हर कंपोनेंट को हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है? उसके कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। RF वैल्यू निकालें हर कंपोनेंट की। RF वैल्यू, ये बताता हूँ क्या होती है RF वैल्यू। RF वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। पीछे आपने डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पढ़ा है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा उसकी RF वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उससे सॉल्वेंट ज़्यादा आगे ड्रैग करके ले जाएगा, उससे मोबाइल फेज के साथ उसकी अफिनिटी ज़्यादा है, उसकी RF वैल्यू ज़्यादा है, उसकी जो है वो ज़्यादा है, उसके वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो RF वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिस कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा उसकी RF वैल्यू भी ज़्यादा होगी, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के। कैलकुलेट RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट, आपने हर कंपोनेंट की RF वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, डिटरमिन कर लेना है, मेजर कर लेना है। वो बताता हूँ कैसे करना है आपने। आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट, हर पर्टिकुलर कंपोनेंट, कोई भी दो कंपोनेंट सेम RF वैल्यू नहीं लग सकते। ईच पर्टिकुलर कंपोनेंट हैज पर्टिकुलर RF वैल्यू, ईच स्पेसिफिक कंपोनेंट हैज स्पेसिफिक RF वैल्यू। हर एक की, हर कंपोनेंट, जैसे आप pH देखें, आप उससे वो pH आप देखते हैं तो मुख्तलिफ कलर से आप पहचान लेते हैं कि इतनी pH है, ये कलर है, ये कलर हो तो ये pH है, बुकलेट खोल के उसमें कलर बने होते हैं। तो RF वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। कैलकुलेट RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट की RF वैल्यू आपने निकाल लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है। अब वो कैसे करनी है? वो कैलकुलेटर से नहीं करनी, वो मैं आपको बताता हूँ, पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे उस पर, फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट, आइडेंटिफाई, अब RF वैल्यू आ जाएगी। अब बुकलेट खोलें, लिटरेचर खोलें, आप लाइब्रेरीज़ को कंसल्ट करें। आपको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि फैसलाबाद की सबसे बड़ी कौन सी लाइब्रेरी है। मैं आपको बता देता हूँ, ज़िला कौंसिल के जाएँ सामने, वहाँ पे अल्लामा इकबाल
और वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हमारे कौमी हीरो हैं, कौमी शायर हैं, उनके नाम से मंसूब है, वो उसको बोलते हैं अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी। उसके अंदर आप ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ भी बुक्स हैं। अपने कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है, उससे आप ये चीज़ें कंसल्ट करें, पढ़ने की आदत डालें, ढूंढने की आदत डालें, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसमें लिखा हुआ है। तो आर एफ वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। कैलकुलेट आर एफ वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट। हर कंपोनेंट की आर एफ वैल्यू आपने निकाल लेनी है। आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट बाय इट्स आर एफ वैल्यू। हर कंपोनेंट को पहचानें उसकी आर एफ वैल्यू से। वो बुकलेट खोलें, लिटरेचर खोलें, बुक्स पढ़ें आप कि आर एफ वैल्यू इतनी हो तो ये कंपोनेंट है, आर एफ वैल्यू इतनी हो तो ये कंपोनेंट है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आर एफ वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट, आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट बाय इट्स आर एफ वैल्यू। अब आर एफ वैल्यू हम पढ़ते जा रहे हैं। आर एफ, तो आर एफ है क्या? आर एफ असल में एब्रीविएशन है। आर का मतलब है रिटार्डेशन और एफ का मतलब है फैक्टर। आर एफ वैल्यू इज रिटार्डेशन फैक्टर। इट इज़ डिफाइंड एज, अब जगह नहीं थी वरना मैं यहीं डेफिनेशन लिख देता है इसकी। तो इट इज़ डिफाइंड एज, ये मैं सारा दोबारा जो है वो करूँगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आपको वीडियो सेंड करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जब ये लूँगा तो आपको फिर ये सारा क्लियर करवा दूँगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।